नमस्कार। राज्यसभा टेलीविजन की खास श्रृंखला महामहिम राज्यपाल में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश बादल और आज हम देश के तमाम राज्यों का सफर करते हुए आप पहुंचे हैं उस राज्य में जिसने हिंदुस्तान की आज़ादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ऐसे ऐसे रत्न पैदा किए जिन पर देश को हमेशा नाज रहेगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं बंगाल की। बंगाल की राजधानी कोलकाता से पेश है महामहिम राज्यपाल का ये एपिसोड। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো। कानून के गहरे जानकार केसरीनाथ त्रिपाठी इन दिनों बंगाल के राज्यपाल हैं। भारत की आज़ादी के बाद से सारा सफ़र उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन उनका अपना सफ़र शुरू होता है उत्तर प्रदेश के एक बेहद महत्वपूर्ण ज़िले इलाहाबाद से। इलाहाबाद हमेशा से देश की राजनीति, साहित्य और बौद्धिक गतिविधियों में आगे रहा है। आजादी के दौर में पंडित मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं ने इस शहर को राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन का केंद्र बना दिया था। इसी इलाहाबाद में 10 नवंबर 1934 को केसरीनाथ त्रिपाठी का जन्म हुआ। मां घरेलू महिला थीं और पिता पंडित हरीशचंद्र त्रिपाठी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में काम करते थे। आजादी के माहौल में पले बड़े केसरीनाथ त्रिपाठी की पढ़ाई इलाहाबाद से हुई। सरयू पारी स्कूल से प्राइमरी की पढ़ाई के बाद अग्रवाल इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट पास किया। 1953 में स्नातक किया और 1956 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई करने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत शुरू कर दी। छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय त्रिपाठी 1952 में भारतीय जनसंघ में शामिल हो गए और इस तरह उनके सार्वजनिक जीवन की शुरुआत हुई। 1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में चले कश्मीर आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भागीदारी निभाई और जेल भी गए। पहली बार वो 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर विधायक चुने गए और मंत्री भी बने। वो 6 बार विधानसभा सदस्य और 3 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 24 जुलाई 2014 को उन्होंने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का पद संभाला। आजादी के दौर से लेकर अब तक की कई छोटी बड़ी घटनाओं के गवाह रहे केसरीनाथ त्रिपाठी ने राज्यसभा टीवी से बातचीत में अपने अनुभव बांटे। जब मैंने फौज संभाला तो उस समय एकदम आज़ादी का जुनून लोगों के सर पर सवार था, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे व्यवसायी हो, चाहे अध्यापक हो, सबके अंदर एक आज़ादी पाने का एक जज्बा दिखाई पड़ता था। छोटे छोटे बच्चे थे, स्कूल के लड़के, तो जब रेलवे ट्रेन शहर के मोहल्लों से जाती थी और अगर उस ट्रेन में कहीं अंग्रेज सैनिक रहते थे तो लोग उस पर ईंट मारते थे, अंग्रेजों भागो, और ये करके ईंट, छोटे छोटे ईंट के कंकड़ मारते थे उस ट्रेन के ऊपर, क्योंकि इलाहाबाद शहर में बस्तियों के अंदर से ट्रेन गुजरती थी, कहीं ऊंचाई पर गुजरती थी तो लड़के लोग चढ़ जाते थे और उसके ऊपर से की गिट्टियाँ उठा करके, रेलवे वाली गिट्टी ही उठा करके उसे मारते थे, अंग्रेजों भागो। और अगर अंग्रेजों के साथ हिंदुस्तानी सैनिक भी उसमें दिखाई पड़ जाते थे, क्योंकि भारतीय लोग भी थे अंग्रेजों की सेना में, तो उनको देख करके इनकलाब जिंदाबाद कर के लोग नारा लगाते थे। तो यह जुनून छात्रों के अंदर भी दिखाई पड़ता था। ये आपका पारिवारिक माहौल कैसा था, वातावरण कैसा था? माता पिताजी आपके क्या करते थे और कैसे आपकी पढ़ाई लिखाई शुरू हुई? देखिए, माताजी तो गृहिणी थी, सामान्य गृहिणी थी, और पिताजी हमारे हाई कोर्ट में मुंसरी में होकर रिटायर हुए थे। वो 1947-48 तक तो हाई कोर्ट के कर्मचारी थे, लेकिन हाई कोर्ट उन्होंने कभी पैंट पहन करके जाने का दुस्साहस नहीं किया, हमेशा धोती पहन करके और या पैजामा पहन करके गए। उन दिनों आज़ादी की लड़ाई का ये जुनून था कि पैंट अंग्रेजियत की निशानी है, तो ये नहीं किया उन्होंने, और अपनी ईमानदारी के लिए बेहद प्रसिद्ध थे। तो पढ़ाई फिर आपकी? पढ़ाई हमारी इलाहाबाद में हुई। इलाहाबाद में बड़ा अच्छा सा
माहौल पढ़ाई का था। हमारे मोहल्ले में एक मास्टर साहब रहते थे, बिपिन बिहारी लाल श्रीवास्तव मास्टर थे। तो उन्होंने एक स्कूल खोल लिया था। तो इस स्कूल में एक छोटा सा कमरा था जिसमें हम लोग जाते थे। और पुराने ज़माने में औरतें जो साड़ी पहनती थी, साड़ी क्या थी, धोती उसे कहते थे, उसका किनारा जब धोती फट जाती थी, किनारे से थैला बना लेते थे। अरे वाह। और उसी थैले में हम लोग तख्ती और किताब लेकर के जाते थे, और उसी किनारे से वो पट्टी बना दी जाती थी, पटिया, जिस पर हम लोग बैठते थे। तो उसी थैले के अंदर किताब रहती थी, तख्ती रहती थी, और उसी के अंदर मोड़ करके हम लोग बिछाने के लिए वो तकिया रख लिया करते थे। अच्छा, स्कूलिंग के बाद फिर स्कूलिंग हमारी एक सरयू पारी स्कूल में हुई, फिर इलाहाबाद में एक अग्रवाल इंटर कॉलेज था, वहाँ पढ़ाई हुई, फिर विश्वविद्यालय में पढ़ाई हुई, लेकिन पूरी पढ़ाई इलाहाबाद में ही हुई। ये कैसे तय हुआ कि अब आप जो है कानून की पढ़ाई पढ़ेंगे या किसी और क्षेत्र में नहीं जाएंगे? तो उसका भी एक उसकी पृष्ठभूमि है। हमारे बड़े भाई साहब वकील थे, लेकिन वकालत के पहले वो बैंक में, इलाहाबाद बैंक में कर्मचारी थे। वो भी धोती पहन करके जाया करते थे बैंक में, और उस बैंक का मैनेजर अंग्रेज था। तो एक दिन उसने, अंग्रेज मैनेजर ने देख लिया कि ये तो धोती पहन करके आए हैं, तो उसने उनको कहा कि या तो पैंट पहन करके आओ या धोती पहन कर नहीं चलेगा, वरना हम तुम्हें बर्खास्त कर देंगे। दूसरे दिन हमारे भाई साहब ने त्याग पत्र दे दिया। उन्होंने कहा धोती नहीं छोड़ेंगे, पैंट नहीं पहनेंगे। और उसके बाद फिर उन्होंने थोड़े दिन तो बैठे रहे, इधर उधर के काम करते रहे, फिर वकालत शुरू की। तो उन्हें वकालत में आनंद आने लगा। तो जब हमने 1953 में बीए खत्म किया तो उन्होंने कहा कि वकालत पढ़ो, तो वकालत पढ़ने लगे। अच्छा, इसके बाद फिर आपने एडवोकेट के तौर पे एक लंबा अरसा बिताया वकील के रूप में। फिर उसके बाद वकालत की जिंदगी से सार्वजनिक जीवन में यानी राजनीति में कैसे आना आपका? देखिए, राजनीति में तो मैं आया 1952 में, जब भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई जी, तब। लेकिन राजनीति में थोड़ी सी सक्रियता बढ़ी 1953 में, जब कश्मीर आंदोलन डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी के नेतृत्व में चला, तब उसमें मैंने भाग लिया, जेल जाना हुआ, तो थोड़ा सा राजनीति में और दिलचस्पी बढ़ी। तो इस तरह से वो धीरे धीरे वो बात बढ़ती चली गई और राजनीति में प्रवेश होता चला गया धीरे धीरे। आपने कभी सोचा था कि आप राज्यपाल जैसे शिखर पद पे, संवैधानिक प्रमुख के तौर पर यहाँ तक पहुँचेंगे या? नहीं, ये कभी नहीं सोचा था। लेकिन इसके पीछे बड़ा एक रोचक किस्सा है जी। किस्सा क्या है, घटना है। 1977 में मैं पहली बार विधायक बना। मेरी माताजी का निधन नॉमिनेशन फाइल करने के 11 दिन पहले हो गया था। 10 दिन में हाई कोर्ट नहीं गया था क्योंकि शोक था घर में। 11वें दिन में हाई कोर्ट गया था बाल वगैरह बनवा करके, और वहीं हमारे नगर अध्यक्ष ने जनसंघ के सूचना दी कि दिल्ली से खबर आई है कि 2 जगह से नॉमिनेशन करो। फिर मुझे टिकट दिया गया ऐसे क्षेत्र से जहाँ के कार्यकर्ताओं का मुझे नाम नहीं मालूम, जहाँ के गांव का नाम नहीं मालूम, सड़क नहीं मालूम, रास्ता नहीं मालूम, लेकिन जीत गए। तो जब नॉमिनेशन फाइल करके शाम को आए तो पिताजी ने कहा कि बेवकूफ़ कहीं का, अब वकालत थोड़ी थोड़ी चलने लगी है तो जो है राजनीति में जो है चुनाव लड़ने की बात कहाँ से दिमाग आ गई। तो मैंने कहा कि मेरी जन्मपत्री में एक योग लिखा है, और योग लिखा है उसमें प्रधान राजमंत्री योग का, प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान राजमंत्री योग का योग लिखा है। मुझे लगता है कि ये समय कोइंसाइड कर रहा है, वो समय आ गया है। बोले मालूम नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या कीड़ा भरा है, राजनीति में इतना एक्टिव होते जा रहे हो। लेकिन मैं 1977 में चुनाव, उस अनजाने क्षेत्र से चुनाव लड़ा, जनता पार्टी के टिकट पर जीत गया और मंत्री भी हो गया। लेकिन राज्यपाल ऐसा पद मुझे दिया जाएगा इसकी मैंने कल्पना नहीं की थी। वैसे तो केसरीनाथ त्रिपाठी की पहचान कानून के एक बड़े जानकार की रही है, लेकिन उन्होंने हमेशा सरोकारों की राजनीति की। लोग विधानसभा अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल आज भी याद करते हैं। केसरीनाथ त्रिपाठी एक सफल राजनीतिक के साथ ही न्याय, शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहे हैं। वे इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के संयुक्त सचिव और 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं।
सिविल और संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ त्रिपाठी चुनाव कानूनों में व्यवहारिक सुधार के हिमायती हैं। चुनाव प्रक्रिया में सुधार के लिए वो सही मतदाता सूची, कम खर्च और अनिवार्य मतदान को जरूरी मानते हैं। उनका कहना है कि कानूनों में परिवर्तन से ज्यादा जरूरी है कि उन्हें सही तरीके से लागू किया जाए। विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने संसदीय गरिमा को बनाए रखने और दल बदल कानून पर ऐतिहासिक निर्णय लिया। कुशल राजनेता के साथ ही केसीनाथ त्रिपाठी एक संवेदनशील कवि भी हैं। अनेक पुस्तकों के लेखक त्रिपाठी मानते हैं कि साहित्य समाज के लिए होता है और साहित्य का सृजन सकारात्मक और सृजनात्मक होना चाहिए। राज्यसभा टीवी से बातचीत में उन्होंने अपने विचार साझा किए। जिस समय मैंने वकालत शुरू की, उस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट की ये स्थिति थी कि बहुत अच्छे अच्छे नामी गिरामी एडवोकेट्स वहाँ वकालत करते थे। पंडित गोपाल स्वरूप पाठक को मैंने देखा वकालत करते हुए, जो आगे जाके उपराष्ट्रपति बने, जो बाद में उपराष्ट्रपति हुए जी। पंडित कन्हैयालाल मिश्रा एडवोकेट जनरल थे। बाबू जगदीश स्वरूप जो बाद में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हुए। अनेक ऐसे लोग थे जिनको मैंने स्वयं देखा है वकालत करते हुए। इसके पहले मोतीलाल नेहरू, सरतेज बहादुर सप्रू, डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू, ऐसे तमाम प्रसिद्ध वकील थे। डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू को मैंने सुना है। ऐसे ऐसे दिग्गज लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट में थे। दरअसल चूंकि मैं खुद भी विधि का छात्र रहा हूं, तो मेरी दिलचस्पी ये इस बात को जानने में है कि उस समय जो हमारी जो कानूनों का ढांचा बहुत आदर्श तो नहीं रहा होगा, निश्चित रूप से बहुत सारे परिवर्तन इसीलिए बाद में किए गए। तो क्या कई बार ऐसी स्थितियां बनती थीं जब कानून से अलग हटके किसी न्यायाधीश को भी कुछ इस तरह के अपने विवेक से या कुछ इस तरह की चीजों से उस समय नहीं, कभी कभी देखिए न्यायपालिका के सामने संकट आता है। मुख्य चीज यह है कि जो कानून पहले से बने हुए हैं उनको हम लागू कितनी निष्ठा से करते हैं। अगर उन कानूनों का क्रियान्वयन ठीक से हो जाए तो मैं समझता हूं कि बहुत से नए कानूनों की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। नए कानून नई परिस्थितियों के लिए ठीक है, लेकिन पुराने कानून को अगर हम लागू करें तो बहुत सी समस्याएं हमारी ऐसे ही दूर हो जाएंगी। अच्छा, बहुत दिनों से हम लोग भी काफ़ी सुनते आए हैं कि जो हमारी चुनाव प्रणाली है, चुनाव प्रक्रिया है, इसमें भी काफ़ी कुछ चुनाव के जो नियम है, कानून है, उसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए। कई बार ये कहा जाता है कि चुनाव का खर्च है वो सरकार को उठाना चाहिए। कई बार ये कहा जाता है कि नहीं, इसकी जगह कोई और वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जानी चाहिए तो ये खर्चा और पैसा जिस तरह से बहता है पानी की तरह, उस पर कुछ अंकुश लग सके। चुनाव कानून में सुधार व्यवहारिक दृष्टि से होना चाहिए। चुनाव खर्च सरकार उठाए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, आदमी तो वही है, चुनाव लड़ने वाले लोग वही हैं, मानसिकता वही है। मुख्य चीज यह है कि चुनाव में व्यवहारिक दृष्टि से क्या गड़बड़ियां होती है। पहली स्टेज गड़बड़ी की होती है कि ये जो मतदाता सूची है ये सही नहीं बनती। अच्छा, वही बहुत से लोग अपने अधिकार से वंचित रह जाते हैं। बहुत से नाम दोबारा जाते हैं, बहुत से नाम काट दिए जाते हैं, बहुत से नाम अनावश्यक जोड़ दिए जाते हैं, दूसरे क्षेत्र के नाम एक दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं। तो मतदाता सूची शुद्ध हो और उसमें 3-4-5% से अधिक गलतियां न हो। या इसका दूसरी स्टेज ये है अनिवार्य मतदान। मैंने आज से लगभग 20-25 साल पहले कहा था कि इस देश के अंदर अनिवार्य मतदान की आवश्यकता है और जो व्यक्ति मतदान न करे उसके ऊपर आर्थिक दंड। तो जब वोट देना कर्तव्य हो जाएगा तो फिर आपका खर्च, कैंडिडेट का खर्च कम हो जाएगा, क्योंकि अब यह वोटर का जो है की ड्यूटी है हो गया, कि मतदान केंद्र तक जाए। लोग ये शिकायत करते हैं कि साहब आप कैसे बाध्य कर सकते हैं। हम इतना तो बाध्य कर सकते हैं ना कि मतदान केंद्र तक जाओ, कोई अगर उम्मीदवार पसंद का नहीं है तो सादा बैलेट पेपर डाल दो उसमें, या अब तो नोटा का इंतजाम हो गया है, नो वोट जी, लेकिन आप जाइए। अब जो लोग शांति व्यवस्था में लगे हुए हैं स्वाभाविक रूप से उनको छूट देनी पड़ेगी। जो अस्पताल में भर्ती हैं, जेन्युइन मरीज हैं, उनको छूट देनी पड़ेगी। और हमने देखा है कि विधानसभाओं में पहले जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि आते थे, विधायक जो होते थे, पढ़ के आते थे, राज्य के विकास को लेके पूरी गंभीरता के साथ अध्ययन करते थे और तब अच्छी बहस उस राज्य के हित में होती थी। आजकल बहस का स्तर गिर गया है, लोग पढ़ के नहीं आते हैं और जो दृश्य उपस्थित होता है कई बार बड़ा अशोभनीय होता है। आप क्या अनुभव क्या है? मैंने विधानसभा अध्यक्ष के रूप में अनेक बार माननीय विधायकों से अनुरोध किया है कि विधानसभा के पुस्तकालय का प्रयोग किया करें।
आज भी हैं लोग जो प्रयोग करते हैं, लेकिन उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। कम हो रही है, उसका एक कारण है कि विधायक अपनी क्षेत्रीय समस्याओं तक ही अपने को सीमित कर रहा है। वो अच्छे स्तर के डिबेट करने में जो है उसकी रुचि नहीं हो दिखाई पड़ रही है, और उसी के कारण है पुस्तकालय लोग जाते नहीं। हाँ, विधायक और सांसद का सम्मान समाज में इसीलिए कम हो रहा है क्योंकि वह अपने आचरण से, अपने व्यवहार से अपनी मर्यादा को सुरक्षित नहीं रख पा रहा है। अब एक और इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि जब मान लीजिए उत्तर प्रदेश का ही उदाहरण ले लेंगे तो सारे राज्यों की समस्या है ये कि उस समय आबादी कम थी, विकास की जो जरूरत रफ्तार तेज बढ़ानी थी, बैठकें ज्यादा होती थी, समस्याएं भी कम थी, आज की तरह नहीं थी, चुनौतियां भी कम थी। लेकिन आप देखिए तो काम के घंटे, सदन के दिन जो है वो कम होते जा रहे हैं। इसको कैसे? देखिए, इसका कारण जनसंख्या में वृद्धि और समस्याओं में वृद्धि नहीं है। प्रत्येक सरकार विधायिका के प्रति, यानी विधानसभा और विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होती है। चाहे जिस दल की सरकार हो जी, उसके मन के अंदर एक प्रवृत्ति ना मालूम कैसे आ रही है कि उत्तरदायित्व से बचो, और इस उत्तरदायित्व से बचने के लिए सदन का सत्र कम से कम हो। तो आबादी और समस्या नहीं, समस्याएं हैं। बैठे हैं, मैंने एक एक रात को एक एक और 1:30 बजे तक सत्र चलाया है। आप सत्र चलाने का निर्णय ले लीजिए, सत्र चलेगा, लेकिन संस्तुति तो सरकार को करनी पड़ती है। इसलिए मैंने एक बार सुझाव दिया था अनौपचारिक रूप से जी, कि सदन के कार्य को देखते हुए स्पीकर के परामर्श से, विधानसभा अध्यक्ष के परामर्श से ही विधानसभा का सत्रावसान होना चाहिए। अच्छा, आपके इस उत्तर ने मेरी एक जिज्ञासा और बढ़ा दी। आपने कहा कि कई बार सरकार नहीं चाहती कि किसी मुद्दों पर बहस लंबी हो या सदन लंबा चले, एक। और दूसरी चीज जो मेरे मन में है और हमारे बहुत सारे दर्शक भी इस बात को एक कॉमन मैन के नजरिए से जानना चाहेंगे कि क्या ये संभव है या ऐसा होता है कि कल तक तो कोई किसी दल विशेष के लिए कैंपेनिंग करके, खुद अपने दल की नीतियों का प्रचार प्रसार करके वो विधायक निर्वाचित होता है, इसके बाद जब वो विधानसभा अध्यक्ष हो जाता है तब उसको सभी दलों का एक विश्वास मिलता है, उसको दल विशेष से अलग करके देखा जाता है। लेकिन वास्तव में कितना अलग हो पाता है कि वो उस दल से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर पाए या उस एकदम निष्पक्ष हो जाए? 100% निष्पक्षता कोई चीज होती है? अपवाद अगर छोड़ दें जी, तो विधानसभा अध्यक्ष निष्पक्षता पूर्वक काम करता है। कुछ अपवाद हुए होंगे, लेकिन यह तो विक्रमादित्य का सिंहासन है। वहां बैठने के बाद एक बार स्वयं व्यक्ति को आभास होता है कि मुझे निष्पक्ष रहना चाहिए। अच्छा, एक मैंने ये देखा है कि आपने, जब आपसे बात हो रही थी कि तो सार्वजनिक और राजनीतिक पदों पर रहते हुए भी आपने अपनी दिलचस्पी के संसार में बराबर सक्रियता बनाई रखी है। मसलन साहित्य सेवा, जो साहित्य साधना आपने की है, आपने कविताओं की रचना, इतनी सुंदर कविताओं की रचना की है। अगर मैं आपसे आग्रह करूं कि आपके पसंद की कोई बहुत अच्छी सी कविता अगर आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ सुना सकें तो। अंधी गली, भटके लोग, कोई जुगनू दिखा तो उधर, और भ्रम टूटा तो इधर। जहां कहीं कोई राजनीतिक दल, कोई आश दिखाई देता है, आदमी दौड़ करके भाग जाता है, आज फलानी पार्टी, अरे भाई ये चुनाव में सफल हो गई, चलो उधर। और थोड़े दिन बाद जो भ्रम टूटा, रहे भैया इससे अच्छा तो अपना मूल स्थान था। अंधी गली, भटके लोग, कोई जुगनू दिखा तो उधर, और भ्रम टूटा तो इधर। अंधेरे में अपनी ही उंगलियां पकड़े घूमते हैं इधर से उधर, और ढूंढते हैं तोड़ने को चक्रव्यूह का 7वां द्वार। क्या बात है। अब देखिए, जाति, वर्ग, संप्रदाय, ये भी हैं सुभद्रा के उदर। सबसे हमें शिक्षा मिलती है। ऐसा नहीं कि हर जाति उपेक्षित हो, ऐसा नहीं कि हर जाति में कोई गुण नहीं है, सब में गुण है। जाति, वर्ग, संप्रदाय, ये भी हैं सुभद्रा के उदर, पर इनमें जुड़ गया आडंबर। तो ढूंढना है तो ढूंढो इस देश की माटी को, इसकी परिपाटी को, इसकी सुगंध को, मानव से मानव के टूटे संबंध को, और उसमें जोड़ो संस्कृति और संस्कार,
फिर अपने आप टूट जाएगा चक्रव्यूह का 7वां द्वार, फिर अपने आप टूट जाएगा चक्रव्यूह का 7वां द्वार। तीन देशों की सीमा से सटा बंगाल भारत की राजनीति की मुख्य धारा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। इस राज्य के पैतृक संस्कार और बौद्धिक स्तर जहां एक ओर इसे आसमानी ऊंचाइयां देते हैं, तो बदलते वक्त के साथ ये कंधे से कंधा मिलाकर क्यों नहीं चल पाया, ये सवाल भी लोगों को परेशान करता है। बंगाल के सफर के साथ केसरीनाथ त्रिपाठी के सरोकार राज्यसभा टेलीविजन के साथ। भारत के पूर्व में स्थित पश्चिम बंगाल उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तक फैला है। लंबे समय तक ये राज्य ब्रिटिश औपनिवेशिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। आज भी यहाँ की वास्तुकला और प्राचीन इमारतों में इसके साक्ष्य देखे जा सकते हैं। इस राज्य की सीमाएं उत्तर में भूटान, नेपाल और पूर्व में बांग्लादेश से जुड़ती हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पश्चिम बंगाल अनेक राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। राष्ट्रवादियों के प्रेरणा स्रोत रहे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष, इंदिरा देवी चौधरानी, बिपिन चंद्र पाल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संबंध इसी राज्य से था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मशहूर बांग्ला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी, जिनका लिखा आनंद मठ का गीत वंदे मातरम आज देश का राष्ट्रीय गीत है, और गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर जैसे महान रचनाकार से लेकर सैकड़ों स्वाधीनता के सिपाहियों का घर होने का गौरव इस राज्य को प्राप्त है। नोबेल पुरस्कार विजेताओं के इस राज्य में पर्यटन के अनेक आकर्षण हैं, जिनमें विक्टोरिया मेमोरियल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, हावड़ा ब्रिज, इंडियन म्यूजियम, काली घाट मंदिर, बिरला प्लेनेटोरियम, फोर्ट विलियम, बेलूर मठ और शांति निकेतन शामिल है। शिक्षा के क्षेत्र में कोलकाता का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता, जादवपुर विश्वविद्यालय और रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय शिक्षा के विश्व प्रसिद्ध केंद्र हैं। यहाँ की संस्कृति, साहित्य, कला, संगीत, नाटक और खेल की अपनी खास पहचान है। पेंटिंग्स, मूर्ति कला के साथ ही यहाँ के हैंडलूम और टेक्सटाइल अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं। यहाँ के त्योहारों में दुर्गा पूजा और गंगा सागर मेला काफी महत्वपूर्ण है। बंगाल की खाड़ी में स्थित सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। यहाँ के बाघ रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से दुनिया भर में मशहूर हैं। मछली भात इस राज्य के लोगों का सबसे प्रिय भोजन है। यहाँ के रसगुल्ला और संदेश अपने स्वाद के लिए जाने जाते हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है। देश में सबसे ज्यादा चावल और जूट का उत्पादन इसी राज्य में होता है। पश्चिम बंगाल चाय का प्रमुख उत्पादक है और दार्जिलिंग अपने चाय बागानों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। राज्य में डोलामाइट, चूना पत्थर और चीनी मिट्टी जैसे खनिज पदार्थ बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। बांग्लादेश की सीमा से सटे होने के कारण घुसपैठ इस राज्य की एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा इस राज्य के समक्ष अन्य चुनौतियां भी हैं। राज्यसभा टीवी से बातचीत में राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने राज्य की समस्याओं पर विस्तार से बात की। बंगाल शिक्षा के क्षेत्र में काफी विकसित है। काफी यहाँ के कुछ विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध हैं और उनकी शैक्षिक प्रणाली की सब जगह तारीफ होती है, लेकिन फिर भी दुनिया में कोई चीज संपूर्ण नहीं होती। सब में सुधार की गुंजाइश होती है। इसलिए यहाँ के शिक्षण संस्थाओं में भी गुंजाइश की है सुधार की। मुझे जो कुछ लग रहा है इतने दिनों 10 महीने के अंदर विभिन्न विश्वविद्यालयों की समस्याओं के बारे में ध्यान देते हुए मुझे लग रहा है कि उच्च शिक्षा को, यूनिवर्सिटी लेवल की शिक्षा को थोड़ा सा राजनीतिक वातावरण से मुक्त करने की आवश्यकता है। अच्छा, कहीं कहीं उसके कारण शैक्षिक वातावरण प्रदूषित हो जाता है। इसलिए राजनीति लोग अपनी जगह पर करें, स्वतंत्र है इसके लिए, लेकिन उस राजनीतिक वातावरण से शैक्षिक वातावरण प्रभावित न हो, इस बात का प्रयास करने की आवश्यकता है। तमाम खासियतों के बाद भी, कुछ विशेषताओं के बाद भी ऐसा लगता है कि हर राज्य की अपनी कुछ चुनौतियां होती हैं, कुछ समस्याएं होती हैं। तो जाहिर है बंगाल की भी कुछ ऐसी समस्याएं होंगी जिनको प्राथमिकता के आधार पर देखा जाना चाहिए। कुछ ऐसी, देखिए, पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश की सीमा जी ये मिली हुई है। बांग्लादेश पश्चिमी बंगाल
उस समय बंगाल था, उसको काट करके ही बनाया गया। पश्चिमी बंगाल तो बाद में नाम दिया गया इसका। जी। तो स्वाभाविक है कि इस कृत्रिम विभाजन से जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं वो समस्याएं यहाँ हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ है बांग्लादेश से अवैध लोगों का पश्चिमी बंगाल और भारत के अंदर आगमन। ये बहुत बड़ी समस्या है और बड़ी संख्या में लोग आ चुके हैं, बड़ी संख्या में लोग आते हैं। तो इससे निपटने की आवश्यकता मुझे दिखाई पड़ रही है। दूसरी चीज़ जो है वो है कि जाली करेंसी का व्यवसाय। यहाँ फेक करेंसी बहुत स्मगल होकर के आती है, बांग्लादेश से आती है, और हर सप्ताह कुछ न कुछ लोग पकड़े भी जाते हैं फेक करेंसी में। लेकिन इससे हमारी अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे घुन लगता जा रहा है और अर्थव्यवस्था हमारी प्रभावित होती जा रही है। इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, ये बहुत बड़ी समस्या है। तीसरी समस्या यहाँ जानवरों की स्मगलिंग की है, कैटिल स्मगलिंग। यहाँ से बहुत से जानवर लाखों की तादाद में प्रति वर्ष जाते हैं और बांग्लादेश जाते हैं। बांग्लादेश में वो आमदनी का जरिया है, लोगों के भोजन का माध्यम भी हो गया है। तो उसको रोकने की आवश्यकता है ताकि हमारे यहाँ का गौवंश और दूसरे जो जानवर हैं वो सुरक्षित रहें और भारत के ही काम में आ सके। उस दृष्टि से भी रोक लगाने की आवश्यकता है। चौथी चीज़ जो यहाँ दिखाई पड़ रही मुझे विशेष रूप से, वो कब से प्रारंभ हुई ये कहना तो अभी बड़ा मुश्किल है, लेकिन राजनीतिक हिंसा। यहाँ राजनीतिक हिंसा भी पर्याप्त मात्रा में दिखाई पड़ती है और उसके लिए राजनीतिक दलों को अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। तो अब आजकल जैसे पर्यटन एक बहुत बड़ा हमारी आर्थिक आधार को मजबूत करने वाला एक उद्योग सा बनता जा रहा है। तो पर्यटन है, फिल्म इंडस्ट्री है, यहाँ का रविंद्र संगीत है, इन चीज़ों पे भी कुछ उसका असर पड़ता है या इसको बढ़ाने की जरूरत है? पड़ता है और बढ़ रहे हैं। यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री अच्छी खासी है और यहाँ के जो कलाकार हैं, फिल्मी कलाकार, उनका भी अपना स्थान है। बहुत चोटी के हैं, बहुत ही उच्च कोटि के हैं। पर्यटन की दृष्टि से यहाँ बहुत संभावनाएं हैं। उत्तर बंगाल में भी और इधर भी सुंदरवन है, गंगा सागर है, सागर द्वीप। वो सागर द्वीप को अगर हम जोड़ दें सड़क मार्ग से तो आप देखें कि देश में ये बहुत बड़ा पर्यटन स्थल, बहुत लोकप्रिय पर्यटन स्थल मिल जाए, क्योंकि गंगा लोगों की आस्था से जुड़ी हुई है। और गंगा जहाँ सागर में जाकर के मिलती है उस स्थान को लोग पवित्र मानते हैं, मेला लगता है वहाँ। तो अगर वहाँ की पहुँच आसान हो जाए, अप्रोच हो जाए, और मैंने अनुरोध किया है, प्रधानमंत्री जी से भी अनुरोध किया है कि किसी प्रकार से कोई ऐसी योजना बनाएं कि गंगा सागर द्वीप को हम सड़क मार्ग से जोड़ सकें, पुल का निर्माण करके, तो बहुत बड़ा पर्यटन का केंद्र सागर द्वीप हो जाएगा। इसी तरह सुंदरवन है, सुंदरवन में भी विकास की गुंजाइश है। उत्तरी बंगाल में भी दार्जिलिंग के आसपास के और क्षेत्र हैं जहां और भी सड़कों का निर्माण हो जाए तो वो भी पर्यटन की दृष्टि से लोगों को आकर्षण कर सकते हैं। चाय बागान है जो स्वयं मिला आकर्षण का केंद्र है, उनमें भी विकास करने की आवश्यकता है। वहाँ के मजदूरों की समस्याओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उद्योग यहाँ बहुत से बंद हो गए हैं, उनको पुनर्स्थापित करना, उनको फिर से चालू कराना, यह भी एक यहाँ की समस्या, और मैं समझता हूँ धीरे धीरे ये समस्याएं हल होंगी। तो ये था बंगाल की राजधानी कोलकाता से महामहिम राज्यपाल का ये खास एपिसोड। अगले एपिसोड में चलेंगे किसी नए राज्य में और मिलेंगे वहाँ के महामहिम राज्यपाल से। देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन।